A very good morning, all the students. Welcome to you in the lectures of construction engineering and management. Uh, let's do some revision of the last lectures. In last lectures, we are doing do the discussion on the stakeholder of construction management and the what is the definition of management and the which coordination required for do the management. So in last lectures, particularly we are discussing about the stakeholder. That means who is the person is uh, correlated need to correlate with the particular construction project. So जो उसके अंदर जो भी पर्सन था उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, जैसे कि आर्किटेक्चर है, क्लाइंट है या तो ओनर है, देन कॉन्ट्रैक्टर्स है, देन engineers, देन सब कॉन्ट्रैक्टर, लॉयर, इंश्योरेंस पर्सन, जो भी है। तो ये सब स्टेक होल्डर है, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टीम को उसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड उसकी जो डेफिनेशन है वो, और एज ए मैनेजमेंट हमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन किया था, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो एज ए ये सभी चीज़ का हमें कोऑर्डिनेट करना है एंड उसको कंट्रोल भी करना है, और गिवन जो भी क्राइटेरिया है उसके अंदर हमें ये सब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। देन उसके बाद एज ए मैनेजर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें क्या मैनेज करना रहता है। तो जो भी हमारा रिसोर्सेज है, हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है या तो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एक्टिविटी करनी है, तो वो एक्टिविटी करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो ये जो रिसोर्सेज है उस हर एक रिसोर्स को हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक रिसोर्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जैसे 4M। ठीक है, मटेरियल, मशीन, मैन पावर एंड मनी। सो ये जो 4M हमारे चार मेजर रिसोर्सेज हैं, उसको हमें अच्छे से हैंडल करना है, मतलब कहीं पे कुछ डिले ना होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है वो स्मूथली हो सके। ठीक है, और कहीं पे डिले ना हो। अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है या तो कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो उसकी वजह से जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी और प्रोजेक्ट है वो डिले होगा। ठीक है, तो इसका एडवांस में, वेल इन एडवांस में सब हमें अरेंजमेंट करके रखना है, अच्छे से मैनेज करना है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट है वो स्मूथली चल सके। सो यहाँ तक ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। नाउ आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्ट वन, नीड एंड नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, या तो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट चाहिए। तो मैंने तो वैसे आपको बताया कि जो हमारा रीजन है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के होते हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर हम पर्टिकुलरली मैनेजमेंट टीम जो है वो हम हायर नहीं करते या तो उसको वर्क नहीं देते। हाँ, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, रोड के होते हैं, डैम के होते हैं, कैनल के होते हैं, हमारे यहाँ पोर्ट का प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पे यू मस्ट रिक्वायर द मैनेजमेंट टीम, जो सब हमें प्रॉपरली वर्क करके कंप्लीट करके दे। ठीक है, तो उसका मेजर एडवांटेज ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप उसके बाद काफ़ी और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैं यही वही यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो वैसे ऑलरेडी जब हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन बात कर रहे थे तभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसी। मैनेजमेंट टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसी। जितने भी जो भी हमारे इंजिन जो भी वर्क हम कर रहे हैं, तो वो वर्क कंप्लीट करने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट से काम करना पड़ेगा, अलग अलग लोग से हमें काम करना पड़ेगा, अलग अलग एजेंसी से साथ हमें काम करना है, वेंडर्स के साथ काम करना है। ठीक है, तो ये हर एक के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले बताया कि जो भी जितने भी स्टेक होल्डर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, तो उसके साथ हर एक के साथ कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। जितने भी स्टेक होल्डर हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियर हो गया, देन ओनर है, साइट सुपरवाइजर्स है, देन कॉन्ट्रैक्टर्स है, मटेरियल सप्लाई वाले जितने वेंडर्स हैं,
ठीक है। तो ये सब जो लोग हैं उसके साथ अच्छे से हमें कोऑर्डिनेशन करना है, तभी जाके प्रोजेक्ट वो प्रॉपरली कंप्लीट हो सकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज। सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कॉस्ट। ठीक है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ बजट। जो भी बजट है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं हम कि भाई हमारा बजट होता है, और वो बजट के हिसाब से सब डिज़ाइन होती है, उस हिसाब से सब प्लानिंग होता है, और वो एज पर जो एग्जैक्ट वैल्यू मिली, जो हमारा बजट है वो बजट के अंदर उसको काम करना है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया बजट के अंदर काम करना है, और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर टीम आप हो सके तो वो भी जो बजट दिया है उसके अंदर भी आप इकोनॉमिकल वर्क कंप्लीट करके दो। तो ये एक मैनेजमेंट टीम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सो इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, देन डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर एंड मशीन्स। हमें लोग भी चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, हमें मेन पावर चाहिए जो भी वर्क एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चाहे वो स्किल पर्सन हो या अनस्किल पर्सन हो। विदाउट स्किल एंड अनस्किल पर्सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, एनी टास्क। ठीक है। सो हमें मेन पावर चाहिए एंड मशीन्स भी चाहिए, क्योंकि सब जो वर्क है, एक्सकेवेशन करना है, हमें प्लास्टरिंग करना है, कंक्रीटिंग करना है, तो उसके लिए भी हमें मशीन्स एंड टूल्स चाहिए। ठीक है। तो वो भी प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए कि उसकी वजह से दिक्कत कहीं डिले ना हो। ठीक है। साइट पे मटेरियल सब अवेलेबल है, लेकिन मेन पावर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, मटेरियल तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है। तो उसका भी अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो मेन पावर एंड मशीनरी, तो डेवलपमेंट ऑफ मेन पावर एंड मशीनरी। देन नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी हमने डिसाइड किया कि भाई एक्चुअली इसमें पूरा डिटेल में प्लानिंग होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है तो हम उसके डिटेल में प्लानिंग करते हैं कि जो जो एक्टिविटी पहले हम वो लिस्ट आउट करते हैं, वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा, कौन सी एक्टिविटी खत्म होने के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उसका सीक्वेंस, उसका इंटरडिपेंडेंसी, वो सब हम अच्छे से डिसाइड करते हैं। और उसके बाद जो वर्क होता है वो हमने प्लानिंग किया है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो हम देखते हैं। मतलब जो भी काम है वो प्रॉपर हमने प्लानिंग किया है, जितना हमारे पास ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं डिले नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट तो स्पीडी वर्क होना चाहिए। ठीक है। देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। ठीक है। तो एक्चुअली जो हमने वहाँ पे पहले बात की थी ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे वही है, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम। ठीक है, टाइम, देन क्वालिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में देखो ऑलमोस्ट वही पॉइंट आ रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी क्वालिटी कंट्रोल, दैट मीन्स कि जो आप काम कर रहे हो वो क्वालिटी में होना चाहिए, चाहे वो मटेरियल की हो चाहे वर्कमैनशिप की हो। मतलब कि जो मटेरियल है वो भी क्वालिटी में होना चाहिए, आपको आपकी टीम को वो भी देखना है कि जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वर्कमैनशिप मतलब कि वर्क करने की जो मेथडोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर मेथड से काम होना चाहिए, मतलब क्वालिटी में वर्क होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सो ये हमारे हो गए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। लेकिन ये जरूरी नहीं इतना ही, आप और भी पॉइंट्स आपके हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो होने चाहिए। उसके अलावा आप डिटेल में चाहे तो और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। नाउ जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आता है, विच इज द फेज एंड फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, काफी बार आता है फेज एंड, फेज या तो आपको ऐसा भी पूछा जाए फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो था फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे क्या है फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो देखो ये टोटली क्वेश्चन डिफरेंट है। वहाँ पे जो फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था वो उसमें क्या था, तो प्री प्रोजेक्ट फेज एंड पोस्ट प्रोजेक्ट फेज, और उसके अंदर भी हमने उसको क्लासीफाई किया था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको ये जो फेजेस है वो लिखना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फेज है, तो जो फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर जो आता है उसमें फर्स्ट है प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये जो सब फेज है वो होते हैं मैनेजमेंट के फेज, और ये सब मैनेजमेंट टीम को परफॉर्म करना रहता है। तो फिर से ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है कि क्या है। अगर आपको फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिया है तो हमें प्रोजेक्ट के फेजेस लिखने हैं, जो प्री प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एंड पोस्ट प्रोजेक्ट फेजेस है। लेकिन आपको फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लिखा है, तो मैनेजमेंट के जो फेजेस है वो ये सब है: प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, सो वन बाय वन थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो उसमें फर्स्ट है प्लानिंग फेज। तो प्लानिंग फेज, मैनेजमेंट का प्लानिंग फेज किसको बोलते हैं? तो जो फेज के अंदर हम सर सिर्फ जस्ट प्लानिंग ही करते हैं, जो जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसका प्लानिंग करते हैं। जैसे कि ये सब जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है उसका क्वेश्चन सब का, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको प्लानिंग फेज में मिलेगा। तो वो कौन से क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट करना है? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करना है, कॉमर्शियल है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, क्या है? तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सो व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, देन ओके, हाउ टू डू, कैसे करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, मतलब जो भी वर्क करना है कैसे करेंगे। एंड वेयर टू डू, कहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको प्लानिंग फेज के अंदर ही मिलता है। कि भाई प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो हमें G+10 स्टोरी का बिल्डिंग करना है, उसके अंदर 3 BHK के इतने फ्लैट्स होंगे, 2 BHK के इतने फ्लैट्स होंगे, उसका अप्रोक्सीमेट एरिया इतना होगा, कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, व्हाट टू डू रेसिडेंशियल आ गया, हाउ टू डू तो हमें इस तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया। वेयर टू डू तो हमारा जो लोकेशन है वो आप लिख सकते हो कि XYZ, जो उसका लोकेशन भी भाई ये रीजन में यहाँ पे हमारे जो लैंड अवेलेबल है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमें करना है। तो वेयर टू डू, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको प्लानिंग फेज के अंदर मिलता है, और प्लानिंग फेज में हम ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, देन प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फेज जो आता है वो आता है शेड्यूलिंग फेज। ठीक है, नाउ शेड्यूलिंग विच इज रिगार्डिंग द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, शेड्यूल मतलब हम बोलते हैं कि हमारा पूरे दिन का शेड्यूल ये है कि पूरे दिन में मैं ये करूँगा कि मॉर्निंग टाइम में ये होगा, आफ्टर 11 AM के बाद ये वर्क करना है, 11 के 12 के बाद ये, नून के अंदर मुझे ये काम करना है। तो ये हमारा पूरे दिन का शेड्यूल हो गया। तो हमें यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल करना है। सो दिट इज ऑल द प्लान एक्टिविटीज रिगार्डिंग द ड्यूरेशन। सो यहाँ पे सिंपली लिखा है व्हेन टू डू, कब करना है। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द ड्यूरेशन। तो हम यहाँ पे डिटेल में शेड्यूल करेंगे कि भाई जो हमारा G+10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हमारा फाउंडेशन है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के विदिन 1 मंथ के अंदर फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट स्लैब कास्टिंग है वो फाउंडेशन के बाद 20 दिन के अंदर होनी चाहिए। सेकंड जो कास्टिंग है वो हमारे इतने दिन में होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा आप शेड्यूलिंग करेंगे, और एट द एंड ऑफ इतने ड्यूरेशन के अंदर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके का जो प्लानिंग हम करते हैं उस फेज को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग फेज। ये ओके, देन नेक्स्ट फेज आता है ऑर्गेनाइजिंग फेज। तो ऑर्गेनाइजिंग फेज क्या एक्चुअली, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक क्या है, एक संस्था हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या करते हैं, तो जो भी पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी अलग अलग वर्क रहेगा। तो वो हम क्या करेंगे, हर एक वर्क को अलग अलग वर्क में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये जो डिवाइड किए वो वर्क है, वो वर्क हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस वर्क के लिए जो अप्रोप्रिएट पर्सन है उसको हमें ये वर्क एलोकेट करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट है, देखो उसमें काफ़ी सारा काम होता है, साइट इंचार्ज भी चाहिए, होल प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए, देन उसके रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग से मटेरियल इन्वेंट्री मैनेज करेगा। ठीक है, मतलब जैसा आपका प्रोजेक्ट, तो ये जो वर्क है वो कौन देखेगा, तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट उस फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन है उसको हमें ये वर्क अलॉट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजिंग फेज में क्या करते हैं, डिवाइड द होल प्रोजेक्ट, वर्क एलोकेशन टू प्रॉपर पर्सन एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि ये अभी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट पर्सन है उसको वर्क अलॉटमेंट करना है। सो दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग स्टेप। देन नेक्स्ट वन इज द स्टाफिंग। अभी स्टाफिंग मतलब
तो यहाँ पे सिंपली लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल पर्सन, प्रोवाइड ट्रेनिंग असेसमेंट टू स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो भी हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है, तो हमें नए पर्सन को हायर करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसको वो सुटेबल पर्सन होना चाहिए, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्सपर्ट होना चाहिए। देन उसको ट्रेनिंग देनी है, अगर उसका असेसमेंट करना है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी रहती है, उसको असेसमेंट करना रहता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जो सब स्टाफ, ये जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग स्टेज। ठीक है, स्टाफिंग फेज उसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है, जैसे कोई मूवी होती है तो उसका भी डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअसली जो भी उसके अंदर पर्सन है उसको उसको गाइडलाइन देनी है, उसको डायरेक्शन देना है कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। तो वैसे यहाँ पे भी डायरेक्टिंग फेज में क्या है, गिव द गाइडेंस टू द स्टाफ, मोटिवेट द स्टाफ। ठीक है, तो डायरेक्टिंग पर्सन है वो बड़ी पोस्ट पे होगा, तो जो भी उसके नीचे एम्प्लॉय है उसको वो सब गाइडलाइंस देगा किस तरीके से काम करना है। कहीं पे उसको दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन वो देगा, उसको मोटिवेट करेगा ताकि वो अपना अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सके और अच्छा वर्क जो है वो हमें वर्क में आउटपुट मिले। तो इस तरीके का जो काम है, मोटिवेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन देना, उस फेज को हम डायरेक्टिंग फेज जो है वो बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग फेज। नाउ कंट्रोलिंग फेज में क्या होता है, तो मॉनिटर द वर्क, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान वर्क, कोरेटिव मेजर्स फॉर द कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन गिवन टाइम। तो क्या करना है कंट्रोलिंग फेज में, तो पहले तो पूरा प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करना है कि जो भी एक्चुअल वर्क चल रहा है वो ठीक से चल रहा है कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, देन उसको हमें कंपेयर करना है कि